स्टूडेंट्स, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स है, एक कोशिकांग है। जिस तरीके से कोशिका की कोशिका द्रव में अंतःप्राथमिक जालिका, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सूक्ष्मकाय व तारक केंद्र जैसे अनेक सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वैसे ही कोशिका के कोशिका द्रव में एक सामान्य कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, माइटो थ्रेड्स और कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल। इसका मतलब हुआ धागे की आकृति की कण समान संरचना ही क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है ये धागे की आकृति की एक कण समान संरचना होती है। यह नाम 1898 में बेंडा द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम कोलिकर ने 1850 में कीटों की पेशी कोशिकाओं में कणिका रूपी रचनाओं के रूप में इसे देखा और इसे सार्कोसोम नाम दिया। इसके बाद में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में इन धागे जैसी संरचनाओं का नाम फाइला दिया और इसके बाद में बेंडा ने 1898 में क्रिस्टल वॉयलेट व एलिजरीन द्वारा अभिरंजन देकर इन कणों को अन्य अंगकों से विभेदित किया तथा इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। अगर इसके वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कुछ कोशिकाओं जैसे उच्च कशेरुकियों की जो आरबीसी होती है उसके अंदर बाद की अवस्था में नष्ट हो जाती है। इसी तरीके से प्लांट्स के जो फ्लोएम है उसकी छलनी नलिकाएं होती हैं या छाननी नलिकाएं होती हैं, उनमें भी ये नष्ट हो जाती है। इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं जैसे जीवाणु आदि के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। नंबर की बात करें, इसकी संख्या की बात करें, तो विभिन्न जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः एक कोशिका में इनकी संख्या 300 से लेकर 800 तक पाई जाती है। इनके अगर शेप एंड साइज़ की अगर हम बात करें, तो शेप की बात करें, इनका आकार व परिमाण भी कोशिका के प्रकार के अनुरूप ही परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार की इसकी शेप हमें दिखाई गई है। गोलाकार हो सकती है, एलोंगेटेड हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, रैकेट शेप की ये हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार की आकृति इनकी पाई जा सकती है। अगर हम इसकी साइज़ या परिमाण की बात करें, तो सामान्यतः ये 0.2 से 7 माइक्रोन तक लंबे होते हैं और 0.5 टू 1 माइक्रोन डायमीटर इनका पाया जाता है। यीस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सबसे छोटे साइज़ की होती है जो कि 1 माइक्रोमीटर की होती है, जबकि एम्फीबियंस रानापाइपेंस कि जो एग सेल होती है उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया सबसे लंबी होती है जो कि 30 टू 40 माइक्रोमीटर इसकी साइज़ होती है। अब हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रासंरचना की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर दी हुई है। इसमें हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है, 2 कलाएँ पाई जाती हैं और इन दोहरी झिल्ली के बीच में एक 40 टू 70 एंगस्ट्रॉम का एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं और इसे हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं या इसे हम आउटर चैम्बर भी बोलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जो भीतरी कला, जो ये भीतरी कला है, जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक ये कक्ष उपस्थित है। इस कक्ष को हम क्या बोलते हैं, इनर चैम्बर बोलते हैं या इंटर क्रिस्टी स्पेस बोलते हैं, अंतर क्रिस्टीय अवकाश इसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स है ये एक सघन प्रोटीन प्रकृति का जेल के समान एक समांगी अथवा तंतुकीय या कणीय समांगी पदार्थ होता है। इसके अंदर हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन, एंजाइम, आरएनए, राइबोसोम, फॉस्फोलिपिड से बने हुए कण, राइबोसोम, वर्ताकार डीएनए आदि पाए जाते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम दोनों मेम्ब्रेन की बात करें, दोनों कलाओं की बात करें, तो इनकी मोटाई सामान्यतः 60 टू 70 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों ही प्रोटीन लिपिड से बनी हुई होती हैं और इकाई कला संरचना को ही फॉलो करती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे फोल्डिंग पाए जाते हैं, अंतर्वलन इसके अंदर पाए जाते हैं। बाह्य कला जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी अगर हम बात करें तो ये पूर्णतः क्या होती है, पारगम्य होती है। इसकी जो सरफेस है इससे 2 से लेकर 3 मिली माइक्रोन व्यास के इसमें रंध्र उपस्थित होते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन है ये 40% इसमें लिपिड और 60% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। लिपिड की भी अगर हम इसमें बात करें तो लिपिड भी इसमें मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से पाई जाती है, जबकि कार्डियो लिपिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है इस पे एंजाइम्स की मात्रा बहुत कम होती है। आउटर मेम्ब्रेन है इस पे पोरिन प्रोटीन प्रमुखतः पाए जाते हैं, जो कि अनेक जो विलय विलय होते हैं और जो उपापचय पदार्थ होते हैं उनके लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। इसमें वाहक प्रोटीन्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सेलेक्टिवली परमेबल है, चयनात्मक पारगम्य होती है और इसमें प्रोटीन है वो 80% होती है, जबकि लिपिड कितनी होती है, 20% होती है, जो कि हमने आउटर मेम्ब्रेन में 40% लिपिड और 60% प्रोटीन देखी थी। लिपिड्स में इसमें फॉस्फोलिपिड्स व कोलेस्ट्रॉल अपेक्षाकृत आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसके कंपैरिजन में कम होती है, किंतु इसके अंदर कार्डियोलिपिन है ये बाह्य कला की अपेक्षा 7 गुना अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाहक प्रोटीन्स भी बहुत अधिक वाहक प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे अंतर्वलन पाए जाते हैं। उंगली जैसे उभार जैसी संरचनाएं हमें बहुत सारी इसके अंदर दिखाई दे रही है। इन अंतर्वलन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी भी एक जो कैविटी है उसको घेरे हुए होती है, जिसे इंट्राक्रिस्टल स्पेस कहते हैं। क्रिस्टी के द्वारा हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है या माइटोकॉन्ड्रिया की कला है उसकी क्षेत्रफल कार्य की सक्रियता कई गुना बढ़ जाती है, या आंतरिक जो क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्रिस्टी की संख्या है ये मैट्रिक्स के जो आयतन है उसके अनुपात के अनुसार पाई जाती है। स्तनियों के जो जो मैमल्स हैं उनके जो लीवर सेल्स होती हैं उनमें अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि उसकी मसल्स टिश्यू होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा के अंदर ये क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी की संख्या में वृद्धि से माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑक्सीकारी क्रियाएं हैं उनके अंदर वृद्धि हो जाती है। क्रिस्टी हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसको क्या कर रही है, ये छोटे छोटे कक्षों के अंदर बांटने का ये कार्य करती है। छोटे छोटे जो चैम्बर है उनके अंदर ये डिवाइड कर देती है एवं एंजाइम क्रियाओं हेतु ये अत्यधिक स्थान क्या कराती है, उपलब्ध करवाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उससे के 2 साइड होती हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स की ओर की जो साइड होती है, जो अंदर वाली साइड है उसको हम एम साइड बोलते हैं। और इसके अलावा जो बाह्य जो सतह की ओर या जो आउटर चैम्बर है उसकी तरफ जो सरफेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सी साइड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन है उसकी 2 साइड हो गई। अंदर की साइड में इनर चैम्बर की तरफ में जो साइड होती है उसे एम साइड बोल रहे हैं, जबकि आउटर चैम्बर की तरफ जो साइड होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सी साइड बोल रहे हैं। एम साइड पे हम देखेंगे कि बहुत सारे सेवरंत कण लगे रहते हैं जिन्हें हम एफ पार्टिकल्स बोलते हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि क्रिस्टी है इसके ऊपर भी बहुत सारे एफ पार्टिकल्स लगे रहते हैं, F1 कण लगे हुए रहते हैं। F1 कण इनको हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारी क्रिस्टी की एक संरचना दिखाई हुई है बी के अंदर, और इसके ऊपर जो ये संरचना लगी हुई है ये F1 पार्टिकल है। या यहाँ पे हम अलग से देख सकते हैं कि ये संरचना क्या है, F1 पार्टिकल्स है। F1 पार्टिकल है इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इनकी खोज है ये अम्बेटो फर्नांडीज मोरान ने की थी। और इन कणों की अगर हम संख्या देखें कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग
10⁻³ से लेकर 10⁻5 के लगभग होती है, और दो कणों के मध्य, दो जो F1 पार्टिकल हैं उनके मध्य जो दूरी होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। जो F1 पार्टिकल हैं या प्रारंभिक कण हैं, ये किससे बने होते हैं? मल्टीपोली पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स से बने हुए कण होते हैं। इनकी अगर हम संरचना देखें तो F1 पार्टिकल्स के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है स्फेरिकल हेड, यहाँ पे हम देख सकते हैं गोलाकार शीर्ष। गोलाकार शीर्ष देखें तो इसमें लगभग 75 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम व्यास इसका पाया जाता है। यहाँ पे हमें डायग्राम में दिखाया है कि लगभग 90 एंगस्ट्रॉम इसका क्या है, डायमीटर है, और ये मैट्रिक्स की साइड में उपस्थित होता है। इस पर एटीपेज एंजाइम इस पर पाया जाता है। यहाँ पे एटीपेज एंजाइम उपस्थित होता है, और ये एंजाइम क्या करता है? एडीपी का फॉस्फोराइलेशन करता है, फॉस्फोलीकरण करता है, जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण व फॉस्फोलीकरण प्रक्रियाओं के युग्मन क्रिया से ये संबंधित होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कपलिंग फैक्टर पार्टिकल या युग्मन कारक कण भी बोलते हैं। किसको? F1 कण को। हम यहाँ पे F1 जो पार्टिकल है इस पे एटीपेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, दोनों प्रक्रियाओं में कपलिंग हो रही है। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? कपलिंग फैक्टर पार्टिकल भी बोल रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इन F1 कणों के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं। जब हम ETS साइकिल देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत सारे ETS साइकिल से रिलेटेड एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। इसलिए इसको हम ETP या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी इसे हम कहते हैं। ये ETP के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो F1 पार्टिकल का स्फेरिकल हेड है इसको हम कपलिंग फैक्टर पार्टिकल भी बोल सकते हैं या ETP भी बोल सकते हैं। सेकंड है इसके अंदर यह है व्रंत, स्टॉप। व्रंत की अगर हम बात करें तो इसमें व्रंत हम देखेंगे कि ये गोलाकार से जो शीर्ष है उसको जो बेसल पीस होता है या आधार भाग है, ये हम देख रहे हैं, इससे जोड़ने का कार्य कर रहा है। और ये लगभग 45 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई पाई जाती है, जबकि 30 से 40 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। यह ओलिगोमाइसिन संवेदी प्रोटीन से बना हुआ होता है। और लास्ट है इसका थर्ड जो पार्टिकल है वो है बेसल पीस या आधार भाग, जिसे हम F0 के नाम से भी जानते हैं। इसे F0 इकाई भी कहते हैं। यह जो बेसल पीस है ये हम देख सकते हैं यहाँ जो इनर मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ है, इनर मेम्ब्रेन की जो लिपिड भाग है उसके अंदर दसा हुआ है। और ये लगभग 11 नैनोमीटर है लंबाई इसकी होती है, और 1.5 नैनोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और इसका ये क्या है कि व्रंत भाग से ये जुड़ा हुआ रहता है। यह जटिल एवं जल विरागी प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं। संभवतः ये प्रोटीन ट्रांसलोकेटिंग जो मैकेनिज्म होता है उसके संचालन करता है, और या यूँ कहें कि यह प्रोटॉन चैनल या यूँ कहें कि यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन चैनल यहाँ पे उपस्थित होता है। F1 कण की अगर हम बात करें तो F1 कण पे 5 उप इकाइयों में एंजाइम जटिल पाए जाते हैं, जो कि हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये जटिल हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये वे स्थान होते हैं जहाँ पर कि हाइड्रोजन आयन क्रेब्स चक्कर से मुक्त होता है और इनका ऑक्सीकरण होता है। वे ऊर्जा ATP के रूप में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो ये हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन देखेंगे, कार्य देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस है और क्रेब्स साइकिल है, ETS साइकिल है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।